हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज है हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर। और केमिस्ट्री में हमारा केमिकल इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है उसकी हमने पूरी थ्योरी कवर कर ली है। और आज हम उसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आई होप आपको थ्योरी अच्छे से रिवाइज होगी। तो जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चंस लगाएंगे और देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था। देखो जल्दी जल्दी करेंगे सबके आंसर ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैग्नीशियम को जब आप एयर की प्रेजेंस में छोड़ दोगे तो उस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उस पर क्या होता है, एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ये किसकी लेयर होती है, देखो रिएक्शन होती है Mg+O2 गिव्स MgO। और यही क्या होती है, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी लेयर को रिमूव करना होता है। ये लेयर बर्न करने नहीं देगी, मैग्नीशियम रिबन तक आग को पहुंचने ही नहीं देगी, तो मैग्नीशियम रिबन नहीं जल पाएगा। और मैग्नीशियम रिबन कैसे जलता है, मतलब किस कलर की लाइट निकलती है, ठीक है, वो मेरे को जल्दी से कमेंट में करो। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए, ये आपका सॉल्यूशन था कि इस लेयर को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है। तो आंसर आप रीड कर सकते हो, आंसर आपके सबके लिखे हुए हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन की पीडीएफ भी बन जाएगी। तो मैग्नीशियम रिबन कवर्स विद लेयर ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर के साथ ये कवर हो जाता है। तो और ये बर्निंग में क्या करती है, हिंड्रेंस करती है, मीन्स ये बर्निंग में रुकावट पैदा करती है। तो इसीलिए इसे क्या करते हैं, हम क्लीन करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट द बैलेंस इक्वेशन। अब हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। ठीक है, और ये बैलेंस रखनी है। बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस गिव्स बैरियम सल्फेट, गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। रिएक्शन को बैलेंस करना। थर्ड है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम को वाटर में डालोगे क्या बनेगा, NaOH प्लस H2। तो आपका फर्स्ट ये था, सेकेंड एंड थर्ड। तो आप सोच रहे हो सर इतना नीचे क्यों लिख रहे हो, ऐसे क्यों लिख रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन आपको सारे मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहे आपके सॉल्यूशंस। तो आई होप आपको ये रिएक्शंस आती होंगी। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला किसी ने गलत नहीं किया होगा। ठीक है, अब इससे ना जल्दी से आपकी तैयारी पता चल जाएगी। अब चाहे आप कोई और चैप्टर पढ़ रहे हो, बट आपको सारे चैप्टर आने चाहिए एक साथ। नेक्स्ट है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। Solution of barium chloride, sodium sulfate in water to react insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं, solution of barium chloride। barium chloride क्या होता है, BaCl2, BaCl2 वाटर में है तो एक्वस। सोडियम सल्फेट Na2SO4 वाटर में है तो एक्वस, क्या बनेगा, BaSO4 बैरियम सल्फेट और क्या निकल जाएगा, NaCl। इसकी क्या बन जाएगी, PPT। ठीक है, रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस कर लेना भाई, यहाँ पे 2 Na है तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से अब सब क्या है, बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH एक्वस वाटर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस वाटर में है इसलिए एक्वस। अब ये क्या है, ये है आपका एसिड, ये है आपका बेस। एसिड बेस रिएक्शन हो गई, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर। क्लियर है, ये भी पानी में ही होगा एक्वस स्टेट में। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें क्लियर है। एसिड बेस रिएक्शन है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। किस टाइप की रिएक्शन होती है ये मेरे को कमेंट में लिखना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसी होती है,
कॉम्बिनेशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट? जल्दी से कमेंट करते जाना आज, क्योंकि आपकी तैयारी का पता चल जाएगा हमें भी आप कितने लेवल पे हो, किस लेवल पे हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक एक्स है, उसके सॉल्यूशन को, मीन्स ध्यान रखना एक्स को नहीं, एक्स का आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उस सॉल्यूशन को वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। अब वाइट वॉश के लिए क्या यूज़ करते हैं? वाइट वॉश के लिए क्या यूज़ करते हैं? ये यूज़ करा जाता है। अब ये किससे बनता है? किससे बनेगा ये? कैल्शियम ऑक्साइड से, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को जब तुम पानी में डालोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा? CaOH ट्वाइस। राइट द रिएक्शन ऑफ द एक्स नेम्ड इन द अबव विद वाटर। लो भाई, हमने रिएक्शन भी लिख दी है, ठीक है। तो आपका द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इन वाटर इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम कहते हैं, लिखा हुआ है, फॉर्मूला भी लिख दिया है और रिएक्शन भी हमारी ये हमने लिख दी है। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये। अब देखो मज़ा आ रहा है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका दिमाग भी जल्दी जल्दी चलेगा। और किसी को अगर परेशानी हो रही है तो बेटा रिवाइज़ करो, ठीक है। अगर इसमें परेशानी हो रही है ना तो मीन्स आपकी रिवीजन कहीं ना कहीं कम हो रही है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अनदर। मतलब एक ये टेस्ट ट्यूब है और एक ये टेस्ट ट्यूब है, एक्टिविटी 1.7 भी मैं आपके सामने ले आया हूँ। इसमें हो क्या रहा है भैया? इसमें हो क्या रहा है? इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हमने बड़े डिटेल में पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। पानी को आप बिजली दे के क्या कर दोगे? तोड़ दोगे पानी को, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिसिटी दी और इसको H2 प्लस O2 में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे देखो 2 मोल हैं, ये क्या दिखा रहा है? 2 मोल हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने मोल हाइड्रोजन है? ऑक्सीजन है ये 1 मोल। तो डबल है ना, ये क्या है? डबल है ऑक्सीजन से। तो इसीलिए एक गैस क्या होती है? ज़्यादा होती है। और कौन सी ज़्यादा होती है? हाइड्रोजन ज़्यादा होती है। अब मेरे को जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि हाइड्रोजन कैथोड पे रिलीज होती है या एनोड पे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपने पढ़ी होगी, तो ये जल्दी से मेरे को बताओ कि कहाँ पे, कौन से इलेक्ट्रोड पे हमारी ऑक्सीजन मिलती है और कौन से इलेक्ट्रोड पे हमारी हाइड्रोजन मिलती है। तो यही रीज़न है, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आंसर आपको कैसे लिखना है ये नीचे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो। वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज टू गिव्स H2 गैस एट 1 इलेक्ट्रोड एंड O2 ऑक्सीजन गैस एट अदर इलेक्ट्रोड। अब इन इलेक्ट्रोड का मैंने नाम भी बताया हुआ है, जल्दी से मेरे को बताओ कमेंट करके कि कौन से कैथोड पे हाइड्रोजन होती है या ऑक्सीजन होती है या एनोड पे होती है, कौन सी गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे होती है, ठीक है। इतना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। भैया कह रहे हैं कोई सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4, ठीक है। इसका कोई सॉल्यूशन था। इसमें आपने जब आयरन नेल मतलब लोहे की कील आपने अगर इसमें डाल दी तो कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पहली चीज़ तो मेरे को इसको कलर बताओ। ये बहुत बार मैंने आपको बोला है कि कलर याद रखना है और मैंने कितनी बार बताया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी यार। आयरन क्या हो जाएगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर की रिएक्टिविटी से क्या है? ज़्यादा है। रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज़ ग्रेटर देन रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर। सर आपको कैसे पता चला ये ज़्यादा है? रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करो बेटा, ठीक है। आज मैं उसकी फ़ोटो नहीं लेके आया हूँ, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखो। कॉपर बहुत नीचे आता है, आयरन बहुत ऊपर है, ठीक है, कॉपर से। तो रिएक्टिविटी आयरन की ज़्यादा है, कॉपर की कम है। आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हुई है, ठीक है। कैसी रिएक्शन ये हुई है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। अब जो कलर था सॉल्यूशन का, वो कलर किसके कारण था? कॉपर सल्फेट के कारण था। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं तो कलर भी क्यों रहेगा? कलर भी चेंज होएगा। जल्दी से मेरे को ये बता दो बस, कॉपर सल्फेट के कारण कौन सा कलर था? ओके,
देखो मैंने तो नहीं आंसर में लिखा हुआ। When the iron nail is dipped in CuSO4, the displacement reaction take place. The color of copper sulfate solution fade to pale green. ओके ये पेल ग्रीन हो जाएगा, मीन्स ये इसका कलर है पेल ग्रीन, ये वाला कलर नहीं है। तो ये पेल ग्रीन कलर जो होएगा वो कौन से कलर से पेल ग्रीन हो जाएगा? ठीक है, ये जो है ये होगा बाद में क्या होएगा, पेल ग्रीन कलर ये हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा कलर था, ये कलर मेरे को जल्दी से कमेंट में लिखो, ये कलर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखते हैं कितनी तैयारी कर रहे हो बेटा, बोर्ड्स आने वाले हैं, 4 महीने रह गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एन एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन इन एक्टिविटी 1.10 एंड 1.10 एक्टिविटी में शायद सोडियम सल्फेट वाला एग्जांपल दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट वाला एग्जांपल है। तो उसके अलावा आप कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भैया न्यूट्रलाइजेशन दे दो, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। पीपीटी प्रेसिपिटेशन, इसको दे दो। गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, जो भी आपको याद है एक एग्जांपल दे दो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के सीधा सीधा और कुछ नहीं याद होगा, न्यूट्रलाइजेशन तो याद है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये हो गया हमारा। अब आपको इसमें से कौन सी याद है कौन सी नहीं है? प्रेसिपिटेशन पीपीटी रिएक्शन के आपको एग्जांपल याद हैं या नहीं है, अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें तो एग्जांपल देना था, हमने एग्जांपल दे दिया भैया, कोई सा भी दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत से रिएक्शन हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है, और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, जल्दी जल्दी दिमाग भी चल रहा होगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन, रिड्यूस का मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल, है ना। ऑक्सीजन ऐड कर दो तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन क्या कर दो, रिमूव कर दो तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो सोडियम में, और यहाँ पे सोडियम के पास ऑक्सीजन आ गया, मीन्स सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सोडियम क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हो गया। सोडियम क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हो गया। तो सोडियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। कॉपर क्या हो गया, कॉपर में से देखो यहाँ से ऑक्सीजन चली गई, ओ कहाँ चले गए हम, यहाँ से ऑक्सीजन चली गई, कॉपर रह गया यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर रह गया है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। कॉपर का रिडक्शन नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो येलो सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इज Na। सोडियम क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ओके, डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिल गई है। तो ये हमारे इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। चलो अब हम कर रहे हैं अपनी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कौन सी रिएक्शन क्या है, इनकरेक्ट है, आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बतानी है। ओके ध्यान रखना भैया, अभी मैं भी गलती करने वाला था। PbO प्लस कार्बन गिव्स Pb प्लस CO2, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड तो नहीं रिड्यूस हो रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, PbO, वो रिड्यूस हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ध्यान रखना इस चीज़ का। उन्होंने कहा है लेड, लेड लेड रिड्यूस हो रहा है। भैया लेड तो ये रहा, लेड कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस होकर लेड बन रहा है। समझ आई बात। PbO से क्या बना है, Pb बना है, तो रिड्यूस तो ये हुआ ना, और ये तो लेड नहीं है, लेड क्या है, ये है। तो पहला इनकरेक्ट है, पहला क्या है, इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये तो करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी करेक्ट है।
तो इनकरेक्ट बताने थे हमारे फर्स्ट और सेकंड, ए एंड बी। ए एंड बी मतलब ये रहा आपका आंसर। ओके ठीक है, तो यही है हमारा आंसर, लिखा भी होगा। पीबीओ रिड्यूस हो गया पीबी में, और कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। ये ऊपर ही जो रिएक्शन हुई है ये कैसी रिएक्शन है, जल्दी से बता दो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 से 1 बन रहा है, नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भैया, एक ही डिस्प्लेस हुआ है यहाँ पे। तो ये डिकम्पोजिशन टूट भी नहीं रही, तो कैसी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन ने किसको, सॉरी एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम बीन मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम Fe2O3 एंड द रिजल्टेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। Here less reactive metal is displaced by more reactive metal. Since one time displacement is occurring, therefore it is called displacement reaction. तो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, देख के पता चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What happens when dilute HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to iron fillings? क्या होएगा भाई, टिक द करेक्ट रिएक्शन। एसिड मेटल, ये क्या है, मेटल है। अब ये तो आप सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, थर्ड चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, ये क्या है, एसिड है ना। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो मेटल का सोल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यही होता है। तो यहाँ पे देख लो क्या होगा, पहला क्या है, हाइड्रोजन गैस बनेगी आयरन क्लोराइड बनेगा। हाँ आयरन है तो आयरन क्लोराइड बनेगा, जो भी मेटल है उसी का क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। आयरन है तो आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ये कह रहे हैं क्लोरीन गैस रिलीज होगी, नहीं हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है भाई। तो ये तो गलत है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ये और भी गलत है। आयरन का सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ये ठीक था, बट ये गलत है ना, वाटर नहीं बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके तो सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। आपको अगर थ्योरी अच्छे से आती है तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुक सकता। रिएक्शन भी आपके सामने है, और हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो आप, इसका आंसर है। देख लो रिएक्शन क्या होती है। अब देख लो आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है, कैसे आप सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। अब याद नहीं रखने हैं यहाँ पे कि अच्छा ऐसे होगा, तो भैया पहचानो ना, ये मेटल है, ये एसिड है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल का सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो उस हिसाब से हमने देखा, बट ये थॉट प्रोसेस बिल्ड करो अपनी। व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल रिएक्शन? बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है भाई? बैलेंस केमिकल रिएक्शन अगर हम बात करें, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो बैलेंस्ड है तो जितने एटम A के इधर होंगे, मतलब जो भी गलत लिख दिया मैंने, कह देते हैं AB, ठीक है ना। एटम्स रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही क्या रहेंगे, प्रोडक्ट में रहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कराना है भाई, है ना। हमें बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। That's a total mass of element in product is equal to total mass of element in reactant। तो यही बात है, थोड़ा सा अच्छे से लिख के आना है इसको, ऐसे ही लिख के आना है। मीन्स ये बोर्ड में देखो, आपको जितना मर्जी आता है, जब तक आपकी शीट पे वो अच्छे से लिखा नहीं हुआ ना, आपके कोई नंबर नहीं है। एंड में तो आपकी शीट ही जाएगी ना, आप थोड़ी जाओगे, आपके ब्रेन की टेस्टिंग थोड़ी होएगी, चेक क्या होएगा, आपकी शीट होनी है। तो शीट पे लिख के आना, जो भी लिख के आना है। अच्छा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बनाओ भैया इनकी और बैलेंस करो। तो मैं जल्दी से इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको, फिर उसी में हम समझ भी लेते हैं जो समझने का है। वैसे इसमें कुछ है नहीं इतना समझने का। चलो, हाइड्रोजन गैस H2 नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगी, क्या बनेगा, अमोनिया। ये क्या बन गया आपका, अमोनिया बना। बैलेंस आपको करनी आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S। ये क्या है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड। बर्न्स करनी है। बर्न का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद एयर। बर्न का यहाँ पे मतलब क्या है, रिएक्शन विद एयर। कोई भी चीज़ कैसे जलती है भैया, जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो मीन्स यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए।
टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रोडक्ट आपको बता दिए हैं, वाटर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। यहाँ पे यही था कि बर्न कैसे करना है। बर्न करने के लिए कोई भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको कंबस्शन कराना है, इसको बोल देते हैं कंबस्शन, जलना, तो उसमें आपको किसके साथ रिएक्शन करानी पड़ती है? ऑक्सीजन के साथ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख दें कंबस्शन ऑफ मीथेन, कंबस्शन ऑफ मीथेन। अब मीथेन आपको नहीं पता, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मीथेन को हमें किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। ओके, जिस बच्चों को पता है मीथेन का वो लिख लेना भाई कमेंट में क्या होता है मीथेन। अगर आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ लिया है, 4th चैप्टर आपने पढ़ चुके हो, वैसे कहीं कहीं जल्दी जल्दी पढ़ा भी दिया होगा। हम भी वही स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा भी वही होगा। तो चलो नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट पहले भी लिखा है Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस BaSO4 PPT बनती है। ये रिएक्शन अभी हमने 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं हम। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसने क्या करा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस क्या कर दी? रिलीज़ कर दी। ये आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी बताया था। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो जब भी रिएक्ट करेंगे वो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस करना है इनको। ओके, बैलेंस HNO3 CaOH ट्वाइस, Ca देखो कैल्शियम यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, NO3 यहाँ पे एक है, NO3 यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस लगाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे आपने ट्वाइस लगाया, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे ही बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और OH भी कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? 2 और 2 4, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। ओके, 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे? 6 और 2 8 और 2 8, सब कुछ चीज़ें बैलेंस है। तो ऐसे आपको बैलेंस कर लेनी है। Na यहाँ पे 1 है, Na यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लगा दो। SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ओके, ये भी बैलेंस है। OH मतलब हाइड्रोजन अगर तो आप देखो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 4, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। अब ये 4 हो गए। ऑक्सीजन भी कितना हो गया यहाँ पे? 4 और 2 8, मतलब 4 और 2 6। ठीक है, 4 और 2 6। तो ये सब आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये आपका लिखा हुआ है भाई सॉल्यूशंस। बैलेंसिंग आपको आती है, मतलब बैलेंसिंग में इतना ज़्यादा कुछ समझने का भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखनी है हमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे बस दिक्कत आपको ये है कि आप फॉर्मूला ना गलत लिख दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH ट्वाइस। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड पता है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक Zn सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, AgNO3 होता है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होता है ट्वाइस। ठीक है, सिल्वर और ये सब, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूले नहीं गलत करने, रिएक्शन उन्होंने दे ही रखी है। ZnNO3 ट्वाइस, यहाँ पे मैंने बोला था ट्वाइस। ठीक है, पता नहीं, लिख देते हैं भैया, नहीं स्पैमर ना बड़े वो करेंगे। तो ये सब है, अगेन इसको बैलेंसिंग ही करनी है। यहाँ पे मेन क्या बात रहेगी इसमें, आपको मेन क्या चीज़ है? फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले आपने बनाने भी सीखे होंगे, सीखे हैं या नहीं सीखे? तो जैसे चलो फिर भी एक मैं बता देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस, इसकी वैलेंसी +2, इसकी -1, प्लस और माइनस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी 2 1, इसको क्रॉस कराओ, CA1OH ट्वाइस, तो CaOH ट्वाइस, सॉरी यहाँ पे होल ब्रैकेट के बाहर। तो फॉर्मूले ऐसे बनते हैं, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो, अब तो सिलेबस ख़त्म होने वाला है ना। नेक्स्ट अगेन फिर से बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड। अब वही बात है बेटा, यहाँ पे ये आपसे क्यों बार बार ये पूछ रहे हैं, है ना, ये आपसे क्यों पूछ रहे हैं? पोटेशियम ब्रोमाइड, अब फॉर्मूला आपको पता है पोटेशियम ब्रोमाइड का, KBr होता है। सर कैसे बना? पोटेशियम KBr, ब्रोमाइड Br होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, क्रॉस कराओ। बैरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बैरियम ब्रोमाइड। अब ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए,
ठीक है, जल्दी से इनके फॉर्मूले लिख दो क्या होते हैं। इक्वेशन तो इन्होंने लिख के दे ही रखी है, जिंक कार्बोनेट फॉर्मूला पता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, यही होता है, HCl ही होती है ये। तो सिर्फ यहाँ पे आपको फॉर्मूले बनाने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब आप कह रहे होगे कि सर इतने जल्दी जल्दी करा रहे हैं। नहीं बेटा, जल्दी जल्दी नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छा एक चीज़ यहाँ पे टाइप भी बताना है। चलो टाइप मैं बताने में मदद कर देता हूँ। KBr, BaI2, Ki, अब इसका ये इसके साथ मिला और ये इसके साथ मिला, दो आयंस का आपस में क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, कैटायन एंड आयन एक्सचेंज हुए हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ZnNO3 एक ही सब्सटेंस टूट के दो बनाए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। दो सब्सटेंस दो रिएक्टेंट मिलके एक बनाया तो कॉम्बिनेशन हो गई। Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या करा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है एसिड से, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अब ये सारी चीज़ें ऐसे चेक करनी है। क्लियर है? देखो NCERT ईजी है, बहुत ईजी है, अभी टेंशन मत लो। नेक्स्ट जो आपका केमिस्ट्री का आएगा सेशन, उसमें हम NCERT एग्जाम्पलर करेंगे और फिर उसके बाद PYQ करेंगे। ओके, तो व्हाट डज वन मीन बाय द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। मीन्स एंडोथर्मिक में आपको हीट देनी पड़ेगी, एक्सोथर्मिक में आपसे हीट निकलेगी, मतलब आपसे नहीं, रिएक्शन में हीट निकलेगी। तो चलो देख लेते हैं भाई, इसको डिटेल में लिख के लेके आए हैं। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल देने हैं, एग्जाम्पल दो आप। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, CO2 प्लस हीट, N2 प्लस H2, NH3, ये इसमें भी हीट निकलती है। और जहाँ पे आपको हीट देनी पड़ेगी, देखो हीट जब भी देनी है तो वो रिएक्टेंट साइड में लिखी जाएगी, हीट जब भी रिलीज होगी तो वो प्रोडक्ट साइड में लिखी जाएगी। ओके, बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं आपने। आपने क्या पढ़ा था, नाम बोल रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो इतनी तो आपने पढ़ी हुई हैं, वही कह रहा हूँ, आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बेटा। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें आपका खाना टूटता है और आपको एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं होता, रेस्पिरेशन में आपके खाने का जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और उससे एनर्जी मिलेगी। अभी एनर्जी मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो आपकी बॉडी में दिक्कत है। एनर्जी मिल रही है, एनर्जी भी क्या है, हीट भी क्या होती है, जैसे हम हीट बोल देते हैं ना एक्सोथर्मिक में, हीट भी क्या है, हीट भी एक तरह की एनर्जी है। तो हीट का मिलना या एनर्जी का मिलना क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन में जब हम खाने का ब्रेकडाउन होगा, खाने में मेनली क्या, आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो आपको क्या मिली, एनर्जी मिली। तो एनर्जी मिली और ये एनर्जी आपको ATP की फॉर्म में मिलती होगी। जल्दी से ATP की फुल फॉर्म लिख दो। वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भैया डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑपोजिट क्यों होती हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं आपकी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मतलब एक सब्सटेंस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। और कॉम्बिनेशन क्या होती है, एक दो सब्सटेंस से मिलके एक सब्सटेंस बनेगा। तो ये उल्टा नहीं है क्या, हमें तो दिख रहा है भाई, आपको भी दिखना चाहिए। तो भैया डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे वाटर की करा रखी है, वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करोगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा और इन्हीं दोनों को आप मिला दोगे तो फिर से वाटर बन जाएगा। तो एक दूसरे के उल्टे ही तो हो रहे हैं। अगर रिएक्शन इस साइड से हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम मिला रहे हो तो वाटर बन रहा है, वाटर को तुम तोड़ रहे हो फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रही है। एक को कॉम्बिनेशन कहते हैं, एक को डीकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग का एरर है, चेक कर लेना बस थोड़ा सा, एम नहीं लिखा है यहाँ पे, डीकम्पोजिशन, डिकोपोजिशन लिखी हुई है। चलो नेक्स्ट है, राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट की टर्म में मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस लिखनी है आपको, डिटेल में पढ़ी हुई है सारी की सारी। अब आप कहते हो ना क्वेश्चन नहीं होते, भैया थ्योरी पढ़ो। ये फोटोलिसिस है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रिसिटी तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस
आज एक दो बार देख भी ली है। तो आपके सामने अभी तक आपने लिख लेनी चाहिए थी। चलो, कैल्शियम कार्बोनेट हीट देके तोड़ दिया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। AgBr को लाइट से तोड़ा, Ag + Br2 क्या हो गया, अगेन डिकम्पोजिशन है, फोटोलिसिस हो गई। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा तो इलेक्ट्रोलिसिस हो गई वाटर की। तो आई होप क्लियर हैं ये सब चीज़ें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपका आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, दो रिएक्टेंट होते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं देयर आयंस को, मीन्स कैटायन एनायन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ओके, तो आपको रिएक्शंस आगे लिखनी आती हैं। यहाँ पे आयरन ने कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। यहाँ पे AgNO3 NaCl, AgNO3 में अब क्या था, अब ये आपको बनाने आते हैं ना, Ag और NO3, इसमें ब्रेकडाउन होगा, ये कैटायन बनेगा, ये एनायन बनेगा। NaCl में Na+ और Cl-, ये ऐसे होगा। अब ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो ये चीज़ हुई है। ओके, नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। जब सिल्वर की रिफाइनिंग की जाती है, द रिकवरी ऑफ द सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज इन्वॉल्व्ड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल। देखो, जब सिल्वर निकाला जाता है तो उसके साथ ना कॉपर ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि कॉपर क्या कर देगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, और सिल्वर नाइट्रेट में से कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ से इसको हटाएगा और आपको यहाँ पे सिल्वर मिल गया। सिल्वर चाहिए था ना आपको, मेटलर्जी में और अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 मेटलर्जी जब आएगा। तो ये था आपका सिल्वर कैसे मिलता है, और सिल्वर जब मिल रहा है तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या बनेगा, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनेगा जो आपकी टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसी होती हैं भैया ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कैसी होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं जो हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो देखो ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक इनसोल्यूबल सॉलिड जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं सॉल्यूशन से, वो नीचे बैठ जाएगा, उसको फिल्टर कर लो। वरना सॉल्यूशन ऑफ आयरन 3 क्लोराइड, आयरन 3 क्या होता है, ठीक है, जल्दी बताओ, ये फेरस होता है, फेरिक होता है? अब ये जल्दी से कमेंट करो अब, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, देखना एग्जाम्पलर में थोड़ा सा लेवल और बढ़ेगा, PYQ में हल्का लेवल बीच में रहेगा। अभी इस चैप्टर के 2 सेशंस और आने हैं, जिसमें हम जैसे NCERT सोल्व की पूरी NCERT एग्जाम्पलर सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद PYQ सेशन होगा। अब तक पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ले भाई खत्म, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफाइन कर दिया। अब एग्जाम्पल दे देना, 2 एग्जाम्पल देने हैं, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल तो आपको पता है, ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीजन को ऐड करा देनी है, हाइड्रोजन में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पे ZNO रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे CuO रिड्यूस हुआ है। ये सब आपके लिए लिख के आए हैं ताकि आप अपने पेपर में अच्छे से इनको आंसर कर सको। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे कुछ गलती हो गई है। देखो, मिस प्रिंट, ऑक्सीडेशन इज, अच्छा गेन ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे ना गेन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में ही बताना था। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन, जल्दबाजी में ना मैंने इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के टर्म में बता दिया, तो ठीक लिखा हुआ है मुझे यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने ऑक्सीजन नहीं देखा। सब कुछ ठीक है। चलो, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X
ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स कौन सा होता है? ठीक है, और किसको ऑक्सीजन के साथ जब आप उसको रिएक्ट करा देते हो तो वो क्या बन जाता है? ब्लैक कलर का बन जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड होता है आई गेस, जो ब्लैक कलर का होता है ना? वही है, एक्स क्या होएगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इसका कलर हमने पता नहीं कितनी बार लिखा है, ये क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। ऑक्सीजन जब कॉपर में ऐड हो जाती है तो कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। पता नहीं कितनी बार इस रिएक्शन को हम लिख चुके हैं। आगे समझ? तो एक्स क्या हो गया हमारा यहाँ पे? कॉपर। और ब्लैक कलर कंपाउंड क्या हो गया? CuO, कॉपर ऑक्साइड। चलो नेक्स्ट। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? आयरन आर्टिकल पे हम पेंट क्यों लगाते हैं? आयरन आर्टिकल पे हम पेंट इसलिए लगाया जाता है, ठीक है, ताकि उस पर रस्टिंग ना हो, भैया जंग ना लगे। पेंट लगाने से उस पर रस्टिंग नहीं होती। अगेन बताओ भैया रस्ट का फॉर्मूला, जल्दी से कमेंट करो, तैयारी देखते हैं आपकी कितनी अच्छी चल रही है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? और यही रीज़न है, बस लिख दो, वी अप्लाई पेंट एट इट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर वाटर और मॉइस्चर एंड सेव इट दैम फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय द रस्टिंग। रस्टिंग होगी आपको ये पता है, ठीक है, हार्डनेस वगैरह ख़त्म हो जाती है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन क्यों ऐड की जाती है जिसमें भी ऑयल और फैट होता है? देखो, ऑयल या फैट हो, अगर आप इनको ओपन छोड़ दोगे, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपने इनको ओपन छोड़ दिया तो इनमें क्या हो जाएगी? एक बड़ी गंदी सी स्मेल हो जाएगी। और इस चीज़ को हम कहते हैं रेंसिडिटी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचाने के लिए एक मेथड होता है कि नाइट्रोजन डाल दो। एक मेथड क्या होता है? नाइट्रोजन डाल दो। रेंसिडिटी की प्रिवेंशन क्या होती है? प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, एक मेथड तो होता है आप एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। रेंसिडिटी का कारण भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑयल एंड फैट का जब आप कुछ टाइम के लिए ओपन छोड़ दोगे तो इनमें ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीडेशन भी एक कारण होता है, और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, और भी क्या कारण होते हैं? माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, उनके कारण भी हो जाता है। तो पहला, ऑक्सीडेशन ना हो तो इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स डालो। दूसरा, नाइट्रोजन की फिलिंग की जाती है। नाइट्रोजन जब आप चिप्स के पैकेट में डालोगे तो चिप्स के पैकेट से वो सारी की सारी ऑक्सीजन को क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी तो भैया आपका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तीसरा मेथड होता है रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में रख दो, ठीक है, रेफ्रिजरेट कर दो। ये 3 मेथड होते हैं रेंसिडिटी को बचाने के, ताकि आपकी चीज़ें रेंसिड ना हो। ओके, तो यही है, नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस। नाइट्रोजन इनर्ट होती है तो वो इजीली रिएक्ट नहीं करती, और ऑक्सीजन क्या करती है? रिएक्ट कर लेती है फूड सब्सटेंस को और उनको रेंसिड बना देती है। तो इसीलिए जो पैकेज फूड होते हैं आपके, उनमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, ताकि वो नाइट्रोजन गैस जब जाती है वो ऑक्सीजन को निकाल देती है, और ऑक्सीजन निकल जाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो वहाँ पे रेंसिडिटी नहीं होगी, और अनप्लीजेंट स्मेल भी नहीं आएगी आपको आपके खाने से। क्लियर? वेरी गुड। एक्सप्लेन द कोरोजन एंड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी तो अभी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। कोरोजन आपको पता है भैया, एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में अगर कोई मेटल आ जाता है, ठीक है, स्पेशली आयरन, आयरन का एग्जांपल होता है। आयरन अगर आ जाता है किसके कंपैरिजन में, किसके कांटेक्ट में? एयर मॉइस्चर, ठीक है, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके, तो उससे ना उस पर कुछ लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ब्राउन कलर की एक पपड़ी सी बन जाती है।
अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे NH2O क्यों लिखा हुआ है? भैया मॉइस्चर है एयर में। अब एयर में मॉइस्चर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स हमें नहीं पता, तो इसलिए ये लिखा जाता है। यही क्या होता है आपका रस्ट, जो मैंने अभी आपसे फॉर्मूला पूछा था। ओके, और रेंसिडिटी मैंने आपको डिटेल में अभी एक्सप्लेन कर दी है। तो ये हमारा NCERT क्या हो गया, कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं NCERT एग्जाम्पलर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड थैंक यू सो मच।